सीखा? सबसे पहले हमने हमारे आसपास अलग अलग पौधों का निरीक्षण किया, अलग अलग पौधे ऑब्जर्व किए। फिर 7.1 में हमने पौधों को 3 समूहों में बांट दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हमने यह भी देखा कि इनके बीच में फर्क क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना बहुत वीक होता है और हरा होता है, इसलिए वह सीधा खड़े नहीं रह सकते। इसी कारण वे या तो जमीन पर रेंगते हैं या फिर सपोर्ट की मदद से, सहायता की मदद से वह ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहते हैं। 7.2 में हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, जहां हमने देखा कि स्टेम से पानी ऊपर जाता है पौधों के अलग अलग हिस्सों में। आगे हमने 7.3 में लीफ और लीफ के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा। वहां हमने देखा कि लीफ के 2 हिस्से होते हैं, पेटियोल और लमाइना, और लीफ में 2 अलग अलग प्रकार के वेनेशन होते हैं, जो है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। बच्चों, फिर हमने एक्टिविटी 4 से प्लांट के लीव्स का एक फंक्शन समझा, जो है ट्रांसपिरेशन। एक्टिविटी 5 से हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है कि जिससे पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। 7.4 में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किसी भी पौधे को हरा भरा रहने के लिए जड़ों की आवश्यक होती है। फिर हमने 2 प्रकार के रूट्स देखे, टैप और फाइब्रस रूट। बच्चों, टैप रूट में एक सेंट्रल मेन रूट होता है जिससे छोटे छोटे लैटरल रूट्स बाहर आते हैं, और जो फाइब्रस रूट्स होते हैं वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेशोन जैसे होते हैं, जैसा फिगर 7.17 बी में दिखाया गया है। आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पेज नंबर 60, 7.5 फ्लावर। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19a, b and c. Which one will help you best to recognize the plant? बच्चों, फिगर 7.19 में आपको 3 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, A, B और C। A वाला यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको केवल स्टेम का फोटो दिया गया है, लेकिन जब आप B देखेंगे तो उस पर पत्तियां भी है, और C में स्टेम, पत्तियां और फूल तीनों हैं। तो बच्चों, यह एक गुलाब का पौधा है, यह आपको कैसे पता चला? डंडी देखकर, पत्ते देखकर या फिर फूल देखकर? Which color did you use for the flower in figure 7.19c? Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. तो बच्चों, फिगर 7.19c में फूलों के लिए कौन सा कलर यूज किया गया है? बच्चों, क्या आपके आसपास सारे फूल कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं? क्या कभी आपने घास पर या फिर गेहूं पर या फिर मकई, मैंगो का पेड़, इन सब पर आपने कभी फूल देखे हैं? क्या यह सारे रंग बिरंगी होते हैं? चलिए हम कुछ थोड़े फूलों के बारे में पढ़ते हैं। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. तो बच्चों, यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम फूलों के बारे में पढ़ रहे हों तब मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, इन तीनों फूलों को हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है, क्योंकि यह सिंगल फ्लावर नहीं होते, यह अलग अलग फ्लावर का गुच्छा होता है। यह सब आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। एक्टिविटी 10, we would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade, glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. इस एक्टिविटी के लिए आपको 1 कली और 2 ताजा फूल चाहिए होंगे, यहाँ दिए गए किसी भी पौधे के, जैसे कि दतूरा, फिर चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। इनमें से आपको जो भी अवेलेबल हो उसका 1 कली और 2 फूल ले लीजिए। बच्चों, चाइना रोज जो है यानी कि आपका हिबिस्कस, यह आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप यदि यह फ्लावर ले तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी।
Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent parts of the open flower. These are the petals. Different flowers have petals of different colors. Where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structures? They are called sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now, answer the following questions. How many sepals does it have? Are they joined together? What are the colors of the petals and the sepals? How many petals does the flower have? Are they joined to one another or are they separate? Do the flowers with joined sepals have petals that are separate or are they also joined together? दोस्तों फिगर 7.20 को ध्यान से देखिए। उस फूल के जो सबसे बड़े बड़े हिस्से हैं जो आपको रंग बिरंगी कलर के दिखते हैं और जो खुले हैं उन्हें ध्यान से देखिए। इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। फिगर 7.20 में लेबल करके बताया गया है कि पेटल्स किन्हें कहा जाता है। अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स के पेटल्स होते हैं। बच्चों जब वह कली बंद होती है तब यह पेटल्स कहाँ होते हैं वह भी आपको फिगर 7.20 में दिखाया गया है। जब कली छोटी होती है बंद होती है तब उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो बच्चों यह छोटे छोटे लीफ जैसे पत्तियों जैसे आकार होते हैं जिनसे वह पूरी कली कवर हो जाती है। यह हरे रंग के होते हैं और इन्हें हम सेपल्स कहते हैं जैसा कि फिगर 7.20 में दिखाया गया है। तो बच्चों चलिए अब उस फूल को ध्यान से देख लीजिए, उसके सेपल्स और पेटल्स को अच्छे से देख लीजिए और अब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या वह सारे सेपल्स एक साथ जुड़े हुए हैं? उस पौधे में कितने सेपल्स हैं? उस फूल में कितने सेपल्स हैं? कितने पेटल्स हैं? क्या वह सारे पेटल्स एक साथ जुड़े हुए हैं? पेटल्स और सेपल्स का रंग कैसा है? ऐसे फूल जिनमें सेपल्स जुड़े हुए हैं क्या उनमें फूल के पेटल्स भी जुड़े हुए हैं? और ऐसे फूल जिनमें पेटल्स अलग है क्या उसमें सेपल्स भी अलग अलग है? Fill the table based on the observations of the whole class. Add observations to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. आपके जो भी observations थे अलग अलग फूलों को लेकर उन सारे observations को टेबल 7.3 में लिख देंगे। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in Datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. बच्चों कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जिनके पेटल्स जुड़े हुए होते हैं जैसे कि दतूरा। बच्चों दतूरा बेल शेप्ड होता है। अपने घर पर घंटी देखी होगी तो यदि आप घंटी को उल्टा कर दे तो वही शेप होगा दतूरा का। तो बच्चों दतूरा के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए उसके पेटल्स को लंबाई से काटा जाता है। Remove the sepals and petals to see the other parts. Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. बच्चों आपके पास जो फूल है उसके सेपल्स और पेटल्स को ध्यान पूर्वक हाथ से निकाल लीजिए। उसे निकालने के बाद आपका जो फूल है उसे फिगर 7.22 से कंपेयर करिए। दोनों को बाजू बाजू में रखिए और 7.22 में जो लेबल्स हैं उसके अनुसार सोचिए और रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके दिए गए फ्लावर में कौन से पार्ट्स कहाँ मैच होते हैं। The innermost part of flower is called the pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24. बच्चों आप जब पेटल्स निकाल देंगे तो आपको सबसे पहले स्टेमन्स दिखेंगे। तो यह स्टेमन्स होते कैसे हैं? स्टेमन्स का चित्र आपको फिगर 7.23 में बताया गया है। बच्चों स्टेमन्स दो हिस्सों से बने हुए होते हैं। ऊपर वाला होता है एंथर और नीचे होता है फिलामेंट। आपको इसका लेबल फिगर 7.23 में दिखाया गया है। तो बच्चों जो एंथर होता है उस पर पोलन ग्रेन्स होते हैं और फिलामेंट उस एंथर के नीचे होता है उसको सहायता देने के लिए।
किसी भी फूल का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है पिस्टिल, उसे हम इनर मोस्ट पार्ट कहते हैं। यदि आप आपके फूल में इस पिस्टिल को अच्छे से नहीं देख पा रहे तो आप एंथर्स को या फिर स्टेमन्स को निकाल लीजिए। फिगर 7.24 की सहायता से फूल के पिस्टिल के पार्ट्स को रेकग्नाइज कीजिए। आपके पास जो फूल है उसका पिस्टिल और यहाँ दिया गया पिस्टिल कंपेयर करिए और सोचिए कि उनमें से कौन से हिस्से कहाँ हैं। जैसे कि फिगर 7.24 में लेबल किया गया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। बच्चों, आपके पास जो फूल है उसके पिस्टिल का एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसमें लिखिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ आता है। एक्टिविटी 11, let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25a and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. Activity 11 में हम ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बच्चों, फिगर 7.24 में आपको दिखाया गया है कि ओवरी कहाँ होती है एक पिस्टिल में। तो बच्चों, पिस्टिल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो फूला हुआ स्वोलन हिस्सा होता है, उसे हम ओवरी कहते हैं। हम इस पार्ट को काटेंगे देखने के लिए कि अंदर क्या है। तो बच्चों, फिगर 7.25a और b को हम ध्यान पूर्वक देख लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ओवरी को किस प्रकार काटना है। 7.25 में आपको दो अलग अलग तरीके बताए हैं जिससे आप ओवरी को काट सकें। तो बच्चों, इसे ध्यान पूर्वक सावधानी से काटिए और उसे सूखने से बचाने के लिए उस पर एक बूंद पानी डाल दीजिए। दोनों जो कटे हुए हिस्से हैं उन पर एक एक बूंद पानी का डाल दीजिए। Observe the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structures inside the ovary? They are called ovules. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. बच्चों, जब आपने इस ओवरी को काटा उसके बाद इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, जैसा कि फिगर 7.26 में दिखाया गया है। बच्चों, जब आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन दानों को हम ओव्यूल्स कहते हैं। आपकी बुक में इस ओवरी के डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और उसमें आपको अंदर के बाजू जो ओव्यूल्स दिखे उनका भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. आप माली की सहायता से या फिर किसी और व्यक्ति की सहायता से अलग अलग फूलों के नाम जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन बच्चों याद रखिए कि आपको जितनी आवश्यकता हो उससे ज्यादा फूल न तोड़ें और जो पौधा जिसका है उसे पूछे बिना उसमें से फूल न तोड़ें। आपने टेबल 7.3 में जो भी भरा है उसके आधार पर बच्चों मेरे कुछ सवालों का मुझे जवाब दीजिए। Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? बच्चों, क्या हर एक फूल में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल्स होते हैं? क्या ऐसे कुछ फूल हैं जिनमें यह पार्ट्स नहीं है, या फिर कुछ ऐसे फूल हैं कि जिनमें इन हिस्सों के अलावा और भी कुछ हिस्से हैं? Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? बच्चों, क्या आपको कुछ ऐसे भी फूल मिले कि जिनके सेपल्स और पेटल्स में कोई भी फर्क नहीं था? Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? क्या ऐसे कोई फूल थे कि जिनमें नंबर ऑफ स्टेमेंस अलग थे नंबर ऑफ पेटल्स से? Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? बच्चों, क्या अब आप मानने के लिए तैयार है कि हर एक फूल का स्ट्रक्चर एक समान नहीं होता? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. बच्चों, हर एक
फूल में सेपल्स या फिर पेटल्स और स्टेमन्स, पिस्टल्स, इन सारे वस्तुओं के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ फूल में तो यह पार्ट्स हो भी नहीं सकते। We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो बच्चों, हमने लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और फ्लावर्स के कुछ फंक्शंस पढ़े। हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर्स भी पढ़े। हम फ्लावर के जो एक्चुअल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम फ्रूट्स के बारे में भी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पेज नंबर 63, की वर्ड्स। बच्चों, यह मेन नए शब्द हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ना सीखें। क्लाइंबर्स, कंडक्ट, creepers, fibrous roots, herbs, lamina, lateral roots, mid-rib, ovule, parallel venation, petal, petiole, photosynthesis, pistil, reticulate venation, sepal, shrubs, stamen, taproot, transpiration, trees, veins. Summary. Plants are usually grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, nature of stem and branches. The stem bears leaves, flowers and fruits. Leaf usually has a petiole and lamina. The pattern of veins on the leaf is called venation. It can be reticulate or parallel. Leaves give out water vapor through the process of transpiration. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. Roots are mainly of two types, taproot and fibrous root. Plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. The stem conducts water from roots to the leaves and other parts, and food from leaves to the other parts of the plant. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. चलिए दोस्तों, अब सारांश में देख लेते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या नया सीखा। दोस्तों, हमने सारे पौधों को 3 समूहों में डाल दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो हमने यह समूह किस आधार पे बनाए थे? हमने यह सारे समूह उन पौधों की हाइट, उनकी टहनियों का नेचर और उनके तने के हिसाब से यह 3 समूहों में हमें उन्हें बांट दिया था। जो स्टेम होते हैं उन पर पत्ते, फूल और फल उगते हैं। लीफ के 2 हिस्से होते हैं, पेटियोल और लमाइना। बच्चों, हमने देखा था कि जो पेटियोल होता है वह स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। फिर हमने यह भी देखा कि लीफ में कुछ पैटर्न होती है, वेन्स की पैटर्न होती है, इन्हें हम वेनेशन कहते हैं। बच्चों, वेनेशन 2 प्रकार का हो सकता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क बना होता है वेन्स का, और पैरेलल वेनेशन में सारी वेन्स मिड-रिब से पैरेलल होती हैं और सीधी होती हैं। हमने लीव्स के 2 फंक्शंस भी पढ़े थे। एक था ट्रांसपिरेशन। बच्चों, पौधे वाटर वेपर हवा में निकालते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। दूसरा हमने प्रोसेस देखा फोटोसिंथेसिस। जो हरी पत्तियां होती है वह पौधे के लिए खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की जो जड़ें होती है वह मिट्टी से पानी और मिनरल्स कलेक्ट करके पौधे को देती है। इसके अलावा रूट्स की सहायता से पौधा जमीन से अटका हुआ रहता है, वह उसे एंकर करने में सहायता करते हैं। रूट्स के 2 प्रकार होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ऐसे पौधे कि जिनके पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन हो, उनके रूट्स टैप रूट्स होते हैं, और ऐसे पौधे जिनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन हो, उनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। स्टेम की सहायता से पानी रूट्स से पत्तों तक जाता है और बाकी हिस्सों में, और खाना स्टेम से नीचे जाता है पत्तियों से पौधे के दूसरे सारे हिस्सों पर। फूल के
पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। पेज नंबर 64, एक्सरसाइजेस। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत है या फिर उलट सुलट कर दिए गए हैं। हमें इन्हें सही कर एक नोटबुक में लिख देना है। स्टेम अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बच्चों, हमें पता है कि रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स मिट्टी से, तो यह वाक्य को सुधार दीजिए। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। नहीं, स्टेम की सहायता से पौधा सीधा खड़ा रह सकता है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अरे बच्चों, यह तो एकदम ही गलत है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। हमने पढ़ा है कि किसी भी पौधे में, किसी भी फूल में पेटल्स और स्टेमन्स के नंबर हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है। If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. बच्चों, यह भी जरूरी नहीं है कि अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं तो पेटल्स भी जुड़े हुए होंगे। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. बच्चों, यह वाक्य भी गलत है, तो आप इसे आपके हिसाब से सुधार लीजिए। Draw a leaf, a taproot, a flower. You have studied for table 7.3. बच्चों, टेबल 7.3 में आपने किसी एक पौधे के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें से किसी एक पौधे के लीफ, टैपरूट और फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? बच्चों, आपके घर के आसपास कोई ऐसा एक पौधा ढूंढिए कि जिसकी स्टेम बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। उस पौधे का नाम लिखिए और सोचिए कि आप इसे किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे। What is the function of a stem? बच्चों, स्टेम का फंक्शन क्या है? तो वह पानी को ऊपर ले जाता है और पत्तियों से खाने को पौधे के अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। तो इसे आप आपके आंसर में लिख दीजिए। Which of the following leaves have reticulate venation? बच्चों, यहाँ आपको कुछ अलग अलग पौधों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पौधों के पत्ते में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव? बच्चों, यदि किसी पौधे के रूट्स फाइब्रस है तो उसके लीव्स में कौन सा वेनेशन होगा? हमने इस चैप्टर में देखा कि ऐसे पौधों में पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में। Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? बच्चों, हमने इस चैप्टर में एक एक्टिविटी के द्वारा लीफ का इम्प्रेशन लिया था, जिसमें हमने उसका वेनेशन देखा। और बच्चों, हमें यह तो पता है कि लीफ के वेनेशन और उसकी रूट्स के टाइप इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा हाँ। What are the parts of a flower? बच्चों, यहाँ आप फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में लिखेंगे, जैसा कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स। From the following plants, which of them have flowers? बच्चों, यहाँ कुछ आपको प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और आपको सोचकर बताना है कि इनमें से कौन से पौधों में फूल होते हैं और कौन से में नहीं होते। Name the part of plant which produces food. Name the process. बच्चों, पौधे का कौन सा हिस्सा है जो खाना बनाता है? उसके लीफ। और बच्चों, यह लीफ कौन से प्रोसेस से खाना बनाता है? आप इस पार्ट में पढ़िए और जवाब लिख दीजिए। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स। इस क्वेश्चन के लिए किसी दो पौधों के नाम लिखिए कि जिनमें से एक में सेपल्स जुड़े हुए हैं और दूसरे में सेपल्स अलग अलग है। तो दोस्तों, यह था आपका चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स।